So in this last topic, we actually have three subtopics. That is your ports, timers, and interrupts. तो अगेन ये आपका काफी एक्सटेंसिव टॉपिक्स कंटेंट्स हो सकते हैं, बिकॉज अगर मैं AVR माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं तो इन सब में भी आपको बहुत एक्सप्लोर करने का है, बट क्योंकि यूनिट 1 में आपका सिर्फ बेसिक दे रखा है, इट इज ओनली मेंशन्ड एज अ स्मॉल टॉपिक, तो हम लोग इसका एक ओवरव्यू कर लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक्स मीन, क्या क्या इसमें अवेलेबल है, और थोड़ा सा मैंने इन डेप्थ टाइमर्स और इंटरप्ट्स आपको बताया है, सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि टाइमर्स कैसे थोड़े से काम करते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियसली भी टाइमर्स करे हुए हैं, वी हैव डन इट इन 80 51 ऑल्सो। अभी आपका यूनिट 1 में PCA टाइमर हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, सो मोर और लेस इट इज सेम, क्वाइट सिमिलर। ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू मच डिटेल, बिकॉज उसको कवर करने के लिए हमें अगेन बहुत टाइम चाहिए, एंड आई डोंट थिंक उतना डिटेल में आपके यूनिट 1 में आएगा, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफाइड ऑल्सो। बट यस, बेसिक्स यू शुड नो अबाउट दीज थ्री टॉपिक्स, क्या है, कितने पोर्ट्स या कितने टाइमर या कितना इंटरप्ट है, एंड सम बेसिक रजिस्टर्स एंड ब्लॉक डायग्राम, दैट्स इट। ठीक है, so we will start with ports. So I hope everyone remembers and everyone knows ports किस लिए होते हैं. So ports are available for your input output operations, you all know that. एक पोर्ट में आपके कुछ पिन्स होंगी, जैसे 8051 में भी हमारे पास 4 पोर्ट्स थे, P0 P1 P2 P3, and each port had 8 pins, right? So 8 into 4 32. So again, depending on the family and depending on the device, you can have different input output pins. Alright, so it can be 32, it can be less than 32, it can be more than 32. So it depends entirely on the device that you are using and the type of pin package that you are using. काफी उस पे भी depend करता है. So this is a very commonly used microcontroller जो आपकी AVR 8-bit family में है, that is your Atmega 32. ठीक है, Atmega 32 microcontroller. So you can see here it has 32 pins for input output operation. It is a 40 chip IC, 40 pin IC, sorry, and it has 32 pins, so it is quite similar to 8051. Alright, but if you look at the pin diagram here, यहाँ पे मैंने pin diagram दिखाया हुआ है, थोड़ा सा notations different है, but काफी सारी चीजें same है, similar है. So that is why I keep on saying कि आप एक बार अगर माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हो तो बाकी सब माइक्रो कंट्रोलर्स को अंडरस्टैंड करना, समझना काफी इजी हो जाता है अगर आपको एक माइक्रो कंट्रोलर अच्छे से समझ में आ गया. तो पिन डायग्राम आप देखो काफी सिमिलर है. Lot of pins are also quite similar, RxD, DxD, int0, int1. Yes, there are some other pins also जो कि 8051 में नहीं थी, obviously because Atmega 32 is advanced microcontroller. ठीक है, it came quite after the release of your Intel 8051. तो इसमें आपकी काफी सारी और चिप्स भी हैं, जैसे आप पिंस भी हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर SPI भी प्रोवाइडेड है. ठीक है, so lot of things are there. ADC भी provided है यहाँ पर. All those features were not available in 8051. So again, coming to the input output pins, you can see here you have ports numbered and labeled as PA, PA0 to PA7. वहाँ पर हमारा 8051 में P0, P1, P2, P3 था, so यहाँ पर थोड़ा सा different nomenclature हो गया. It is PA0 to PA7. तो पहला पोर्ट आपका PA है. Then you have another port that is PB. So again PB0 to PB7. Then you have PC, PC0 to PC7. ये आपका थर्ड पोर्ट हो गया. एंड देन यू हैव PD, दैट इज PD0 टू PD7. ये आपका 7th बिट था. ऑलराइट, so you in such a way you have 32 pins for 4 ports and each port has 8 input output pins. So you can use 32 pins for input output operation in Atmega 32 8-bit microcontroller.
Okay, and you can see all these pins are also multiplexed with some other functions. इसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट का ही फंक्शन नहीं है, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर फंक्शंस, अदर पेरिफेरल यूजेज एज वेल। सो आप जितने भी अब माइक्रो कंट्रोलर्स देखते हो सब में मल्टीप्लेक्सिंग होती ही होती है, बिकॉज अगर मल्टीप्लेक्सिंग नहीं होगी देन यू विल हैव टू प्रोवाइड even more number of pins, so that is not always possible, and to make it possible आपको अपनी IC के pins बढ़ाने पड़ेंगे, उसका size बढ़ाना पड़ेगा, so that is also not convenient. So to make it as small as possible, manufacturers क्या करते हैं, multiplex करते हैं. So that is one of the usage of multiplexing also in electronics. ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स और दिखाए हुए हैं where there are some differences also, like there are some ports which do not have 8 pins, which have lesser number of pins. So you can see these are the chips. So ये आपकी कुछ चिप्स हैं, जैसे अभी हमने जो पढ़ा that was Atmega 32. This IC we saw just here. Atmega 32. So it had port A, port B, port C and port D, each having 8 pins. ठीक है, तो 8 into 4 32 पिंस हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए अवेलेबल है. So similarly you can see other variants of your AVR family. एक 80 tiny है, 25, 45, 85. So it has only port B and that too the port B has 6 bits. तो सिर्फ 6 आपके इनपुट आउटपुट पिंस अवेलेबल है for GPIO operation. You can also see this another ICs there 28 पिन. तो ये देखो आपकी काफी छोटी छोटी ICs है. तो सपोज आपको बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट पिंस की जरूरत ही नहीं है, then you can go for these. So even in your projects, and if you are trying to implement some application, you can consider these alternatives as well. जरूरी नहीं है कि सब लोग या इंटरनेट पे आपको Atmega 32, 16 पे ही प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, आप उससे थोड़ा सा हेल्प ले रहे हो, then you will only go for this IC. Depending on your usage, suppose आपको एक ही 2 पिंस चाहिए, then you can go for smaller ICs also. They will be much convenient, they will be smaller, they will be easier to use और इनका generally power consumption भी low होगा. Alright, so 28 पिन में आप देख सकते हो पोर्ट भी अवेलेबल है, पोर्ट C and पोर्ट D. B and D are of 8 bits, जिसमें X है, that means वो 8 bits का है, normal 8 pins. And port C is only of 7 bits. So 8 plus 8 16, 16 plus 7 23. तो इसमें 23 आपके इनपुट आउटपुट पिंस अवेलेबल है. ये वाला हम कर ही चुके हैं, 8 into 4 32, 40 पिन में 32 अवेलेबल है. Then there are bigger microcontrollers also, Atmega 64, 128, all are 8 bit only. ठीक है, इसमें आपका A, B, C, D, E, F and G up to G ports are available for input output. बट G में सिर्फ आपके कितने पिंस हैं, ओनली 5 पिंस आर देयर. सेम वे में हम एक Atmega 1280 देख सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी बिग IC. यस, में आपके बहुत सारे पिंस अवेलेबल हैं, 100 पिन. यू कैन सी देयर आर सो मेनी पोर्ट्स हियर फ्रॉम A till L. ओके, ईच पोर्ट हैविंग 8 पिंस एक्सेप्ट पोर्ट G, जिसमें आपके सिर्फ 6 बिट्स या 6 पिंस अवेलेबल है. So depending on the device, your input output pins and ports can change heavily. और आप कौन सा डिवाइस या आप कौन सा चिप यूज करेंगे, that depends on your application. कम पिंस चाहिए आपको तो you can go for the smallest microcontrollers. Medium, then you can go for these. अगर बहुत ज्यादा पिंस चाहिए जो कि usually आप लोगों के applications में जरूरत नहीं होती है, then still if you require them you can go for these microcontrollers Atmega 1280 type. ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग कुछ रजिस्टर्स देख लेते हैं. सो बाय नाउ यू ऑल मस्ट नो दैट ऑल द वर्क इन माइक्रो कंट्रोलर इज डन थ्रू रजिस्टर्स. कुछ भी टाइमर हो, कोई भी ADC हो, कंपैरेटर हो, UART, सीरियल पोर्ट, व्हाटएवर इट इज, एवरीथिंग इज डन थ्रू रजिस्टर्स. सारी सेटिंग्स रजिस्टर्स के थ्रू. सेम गोज फॉर पोर्ट्स आल्सो. इफ यू रिमेंबर इन 8051
हम लोग सबसे पहले अपने पोर्ट या पिन को इनपुट या आउटपुट सेट करते थे, तो दैट इज ऑल्सो अ सेटिंग। तो वहां पे 8051 में लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही रजिस्टर है। सपोज मैं पोर्ट 1 की बात करूं तो मेरे पास वहां पे सिर्फ P1 है। P1 में सबसे पहले मैं इनपुट आउटपुट सेट करूंगा और फिर P1 में मैं वैल्यू दूंगा अगर आउटपुट है, या वैल्यू इनपुट करूंगा अगर इनपुट है। सो 8051 had only one register for everything, that is P1। चाहे मैं डायरेक्शन की बात करूं, दैट इज इनपुट आउटपुट, चाहे मैं आउटपुट देने की बात करूं या इनपुट लेने की बात करूं, एवरीथिंग वाज डन इन द सेम रजिस्टर। बट एडवांस्ड माइक्रो कंट्रोलर्स में क्या है, यू हैव मोर स्पेस, देन यू कैन डिवाइड योर रजिस्टर्स। दैट मीन्स हम एक रजिस्टर ले लेंगे डायरेक्शन के लिए, एक रजिस्टर ले लेंगे आउटपुट के लिए, एक रजिस्टर ले लेंगे इनपुट के लिए। So this is the kind of scenario that is used in the latest microcontroller। Same आप MSP में भी पढ़ोगे। Alright? So each port in AVR has 3 input-output registers। Okay, so 3 input-output registers क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको 3 ऑपरेशन बताए। 3 आप ऐसे समझ के चल सकते हैं, इसमें 3 सेटिंग्स हैं। एक आपकी डायरेक्शन की सेटिंग हो सकती है, एक आउटपुट की, एक इनपुट की। Alright? So they are designated as PORTX। X is the port नंबर या पोर्ट लेटर, जैसे PA, PB, PC, PD। ये आपका, अगर मैं A की बात करूं तो पोर्ट A हो जाएगा, C की बात करूं तो पोर्ट C हो जाएगा। Then you have another register as GDRX and another register as PINX। ठीक है, so जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, in case of port B we will have port B, DDR B and pin B। आपके एक पोर्ट के लिए 3 अलग अलग रजिस्टर्स होंगे। अब ये अलग अलग रजिस्टर्स करते क्या है, पोर्ट X इज यूज्ड फॉर आउटपुट, यानी अगर मुझे कुछ आउटपुट देना है, जैसे आप एलईडी प्रोग्राम कर रहे हो, तो हम 8051 में सिंपली लिख देते हैं P1, ये मूव P1, और अगर एम्बेडेड सी की बात करें तो P1 इज इक्वल टू से 0xFF। बट हियर वी विल नॉट डू दैट। हियर आउटपुट देने के लिए कौन सा रजिस्टर है, पोर्ट X। तो अगर मैं B की बात कर रहा हूं, सो आई एम गोइंग टू राइट पोर्ट B इक्वल टू सम वैल्यू इफ आई हैव टू गिव द आउटपुट। DDRX is the direction register। तो डायरेक्शन रजिस्टर का क्या मतलब है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द पोर्ट और द पिन, whether that port or pin is output or input। so that is the work of direction register। ये आपको हर माइक्रो कंट्रोलर में मिलेगा। then PINX is for input। अगर आपने किसी पिन या पोर्ट को इनपुट डिक्लेयर किया है, then your input value जो कि बाहर से आ रही है माइक्रो कंट्रोलर में, that will be stored in this register। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे आपके तीनों ऑपरेशन सेपरेट हो गए। डायरेक्शन के लिए DDRX, तो ऑब्वियसली फर्स्ट मुझे DDRX यूज करना पड़ेगा टू प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ एनी पिन और द एंटायर पोर्ट। देन अगर वो आउटपुट है तो मैं पोर्ट X यूज कर सकता हूँ फॉर आउटपुटिंग सम इंफॉर्मेशन, और अगर मैंने इसको DDRX से इनपुट डिक्लेयर किया है, देन आई विल यूज पिन रजिस्टर। जो भी आपकी इनपुट वैल्यू आ रही होगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस पिन रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। सो आई विल हैव टू चेक द कंटेंट्स ऑफ पिन रजिस्टर टू फाइंड माय इनपुट, टू चेक माय इनपुट। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ATmega registers, 8-bit family के जो registers हैं आपके AVR family के। Every microcontroller is going to have different kinds of timers, different numbers of timers, और timer कितने bit का है, so everything is going to change। जैसे हमने जो 8051 का एक वेरिएंट किया था 89LP 51RD2, तो उसमें हम लोगों ने देखा था PCA था, PCA timer was available which had different modes, different capture compare registers। and 8051 में जो base 8051 है, we have only 2 timers, timer 0 and timer 1। each timer is of 16-bit। in ATmega 32 जो हम ये 8-bit माइक्रो कंट्रोलर देख रहे हैं, उसमें हमारे पास अगेन 3 टाइमर्स हैं। यू कैन सी हियर द नेम टाइमर 0, टाइमर 1 एंड टाइमर 2। so I have considered this particular microcontroller only because there are many microcontrollers, so हम सब
माइक्रो कंट्रोलर के टाइमर्स नहीं देख सकते, बट जो इस फैमिली में 8 बिट में है जनरली 2, 3, 4 टाइमर्स होते हैं. थोड़ा वेरिएशन हो सकता है मे बी नंबर ऑफ टाइमर्स का और bits of the timers. So in this particular microcontroller we have 3 timers: timer 0, timer 1, timer 2, 8 bit, 16 bit and 8 bit respectively. So 8 bit का क्या मतलब है कि it can only count from 0 to 255. So everyone knows 8 bit का जो maximum limit होती है that is 256. क्योंकि हम 0 include करते हैं then that means it is 250 to 255. Same goes for 16 bit also. 16 bit में हमारे पास 2 raised by 16 65536 होता है, तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 65535 मैक्सिमम लिमिट से -1. 8 बिट टाइमर ये भी है, तो ये इसकी भी रेंज यही होगी. ओके, आई होप द रेंज ऑफ टाइमर्स इज क्लियर टू एवरीवन. टाइमर 0 8 बिट, टाइमर 1 16 बिट, टाइमर 2 8 बिट. तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको काउंट करना है, based on that you can choose the required timer. So let us look at the general timer block diagram now. Why is it a generic? Because सब timers के थोड़े से block diagrams अलग हो सकते हैं. There can be a difference and there are many differences based on which kind of timer and which microcontroller we are talking about. लेकिन more or less, जैसे अगर आप इसको PCA से भी कंपेयर करोगे, 8051 के बेस टाइमर से भी कंपेयर करोगे, so more or less this is the kind of block diagram of a timer. So a timer can have two kinds of sources. एक तो इंटरनल ऑसिलेटर से हम उसको सोर्स कर सकते हैं, क्योंकि टाइमर क्या करेगा, किसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन सम क्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसी के बेसिस पे काउंट करता है. सो ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ से जनरेट हो रही है? ईदर इट कैन बी जनरेटेड थ्रू द इंटरनल ऑसिलेटर ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर जिसमें टाइमर है, और यू कैन यूज सम एक्सटर्नल सोर्स टू clock this timer. So both options are available in mostly all the timers of the microcontrollers. एक और हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो भी क्लॉक यूज कर रहे हैं उसको हम थोड़ा सा डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे हमने पीसीए में देखा था. यू कैन फर्दर डिवाइड इट से by 2, by 4, by 8, by 16. सपोज यहाँ पर मैं अगर 10 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक दे रहा हूँ, then I can further divide it into say 5 megahertz or 2.5 megahertz or 10 divided by 2 जो भी है आपका, 10 divided by 8 sorry 1.25 megahertz and so on. So जो भी आपके स्केलर ऑप्शंस माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड करता है वो आप चूज कर सकते हैं. इट इज नॉट अप टू यू, इट इज अप टू द माइक्रो कंट्रोलर. जो भी आपका डेवलपर है, आर्किटेक्चर कैसा है आपके टाइमर का, क्या ऑप्शन उसने प्रोवाइड किए. So based on that you can further divide the clock frequency that is being input to the timer, both internal one also and external one also. Generally दोनों के provisions रहते हैं divide करने के. So finally after selecting the clock frequency and after dividing based on some pre-scaler value, the timer starts counting in a register called counter register. तो काउंटर रजिस्टर में ये आपकी वैल्यू स्टोर होती रहेगी 0, 1, 2, 3, 4 and so on. So based on whether it is an 8-bit timer or 16-bit timer, ये मैक्सिमम 255 या 65535 तक काउंट करेगा. And again based on the overflow और सम कंडीशन, ये सब टाइमर के मोड्स पे डिपेंड करेगा, कौन सा हम मोड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई फ्लैग या इंटरप्ट जनरेट हो. जैसे हम लोगों ने पीसीए टाइमर में देखा था, द फ्लैग इज जनरेटेड यूजुअली ऑन ओवरफ्लो. 8051 में भी हमने देखा था, जो बेस 8051 के टाइमर्स थे, जब आपका ओवरफ्लो होता है, मैक्सिमम वैल्यू से 0 पे जाता है, देन योर फ्लैग इज जनरेटेड. तो उससे हमें पता भी चल जाता है कि योर टाइमर हैज कंप्लीटेड काउंटिंग अप टिल मैक्सिमम वैल्यू. सो बेस्ड ऑन दैट फ्लैग we can also generate interrupt
क्योंकि इंटरप्ट जनरेट हो रहा है तो फ्लैग भी आपका जनरेट होगा। सो यहाँ पर हम इंटरप्ट भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली वी विल हैव टू एनेबल द इंटरप्ट। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन डू सम वर्क आफ्टर द फ्लैग और इंटरप्ट हैज बीन जनरेटेड। तो सारे टाइमर्स में आपके मोर और लेस इसी टाइप का प्रोसेस रहता है। So this we have seen in 8051 also, this we have seen in PCA timer also. So this is the same for Atmega 32 also. But yes, timer 0, timer 1, timer 2 के थोड़े से ब्लॉक डायग्राम्स अलग होंगे because तीनों अलग अलग टाइमर्स हैं। किसी में कुछ प्री स्केलर क्वांटिटीज होगी, किसी में आपके कुछ मोड्स और अवेलेबल होंगे। So little bit of things can vary, but generally they'll remain like this only. And this is true for all kinds of microcontrollers, not only Atmega or 8051, but if you go for 16-bit as well as 32-bit microcontrollers, वहाँ पे भी जो timers आपको मिलेंगे इनका general block diagram ऐसा होता है, but yes, they are going to have lot of other variables also जो कि उसका operation control करेंगे। जैसे हम अभी MSP 430 में पढ़ेंगे, we will deal with timers in detail in unit 3, वहाँ पे आप इसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। So try to understand the normal operation of timer 0। यहाँ पर मैंने timer 0 कवर किया है because timer 0 is the easiest and the most basic one to understand, but timer 1 timer 2 के भी operations quite same है, they are quite similar, ठीक है। So this is the normal operating mode, there can be other modes also, but यहाँ पर हम एक normal operating mode कवर कर रहे हैं। normal operating mode का क्या मतलब है? When the counter overflows, that is goes from FF to 0, then the flag is set। flag का जो नाम है that is T0 V0, ठीक है। So it is quite similar to your 8051 and your PCA timer as well, जो normal operation mode है इसका। So whenever counter overflows, इसकी maximum value क्या है timer 0 की 255, that is FF। So whenever it will overflow from FF to 00, यानी maximum count करके वापस base count पे आएगा 0 पे, then this flag is set। तो जब ये flag set हो जाए तो आप अपना कुछ भी काम करवा सकते हो। You can blink LED, you can generate a square wave, you can do some other work based on the count of the timer। So you can see a graphical representation here। तो ये इस टाइप चलेगा 0 1 2 3 4 5 6, ये काउंट कर रहा है up till 255, FF there, and then it goes back to 0, and whenever it goes back to 0, this T0 V0 flag is set। ये जो TC and T0 दे रखा है that is the timer counter register, timer 0 counter register। जैसे यहाँ पर हमने देखा PCA में भी हमने देखा काउंटर रजिस्टर होता है, 8051 में भी देखा हमने काउंटर रजिस्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है जो भी टाइमर काउंट कर रहा है। So you can see the graph, it's going like this। इस पे आपका फ्लैग सेट होगा and based on this you can do some work। You may generate an interrupt also और आप कुछ ISR में अपना काम करवा सकते हैं, right? So एक बेसिक एल्गोरिथम हम लोग कर लेते हैं। Again this is quite similar to 8051 and PCA। So here also what we are going to do, we are going to load the TC and T0 register, जो कि आपका टाइमर का काउंटर रजिस्टर है, with some initial value। तो इनिशियल वैल्यू देने का क्या मतलब है कि अब 0 0 से काउंट ना करे, ये कहाँ तक काउंट करे, कहाँ से काउंट करे, फ्रॉम 25। तो इट विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 25 टिल FF हेक्स में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, for normal mode and the pre-scaler option of the clock, set the value in the TCC R0 register। So there is a control register of this timer that is TCC R0। So मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसमें कि मैं नॉर्मल ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ एंड सम प्री स्केलर। अगेन प्री स्केलर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इफ यू वांट टू डिवाइड द क्लॉक यू कैन यूज अ प्री स्केलर ऑप्शन। जो भी आपकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहे वो इंटरनल ऑसिलेटर से या एक्सटर्नल से है, इट विल गेट डिवाइडेड बाय सम प्री स्केलर वैल्यू। तो ये सारे सेटिंग्स कहाँ पर होंगे, TCC R0 रजिस्टर में। जैसे 8051 में हमारा T mod रजिस्टर होता था सेटिंग्स के लिए,
हमने जो पीसीए किया था उसमें हमने CMOD रजिस्टर देखा था। तो सेम वे में एवरी टाइमर इज गोइंग टू हैव अ कंट्रोल रजिस्टर। तो यहाँ पे कंट्रोल रजिस्टर का नाम क्या है? TCCR0। as soon as the clock prescaler value gets selected, जैसे ही हम prescaler value select करते हैं, the timer counter starts to count, meaning जैसे ही आप TCCR0 में ये सारे ऑप्शन सेट कर देते हो, the timer starts counting। ठीक है, कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेगा? जो मैंने आपकी वैल्यू TCN T0 में दी है। अगर TCN T0 में आप कुछ नहीं वैल्यू देते हो, then it will start counting from 0, and क्योंकि मैंने यहाँ पर 25 दी है, so it will start counting from 25, यानी 26, 27, 28 and so on. It will keep incrementing the value by 1. The timer will keep counting up, so we have to monitor the overflow flag. Overflow flag हमें monitor क्यों करना है? क्योंकि अगर मैं इस फ्लैग को मॉनिटर नहीं करूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि कब टाइमर का काम खत्म हो गया और कब ये ओवरफ्लो कर गया। That means it has reached its maximum value and it has overflown or gone back to 0. ठीक है, so that is why I have to keep monitoring this timer overflow flag that is given by T0 V0 to see if it's back to value 0, raised to value 0। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लैग होगा that actually becomes 0 whenever overflow occurs। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिफरेंट होता है। किसी माइक्रो कंट्रोलर में आपका फ्लैग 1 हो जाएगा, किसी में आपका फ्लैग 0 होगा, यानी इनिशियल 1 रहेगा। सो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? द फ्लैग इज एक्चुअली बिकमिंग 0 व्हेन टाइमर ओवरफ्लो occurs, यानी इनिशियली 1 था फ्लैग और जब ओवरफ्लो हो रहा है देन इट बिकम्स 0। तो सिंपली मैं अपने एम्बेडेड सी में मॉनिटर कर सकता हूँ कि जब तक फ्लैग मेरा 1 नहीं है, और जब या मैं ऐसे देख सकता हूँ जब तक मेरा फ्लैग 0 नहीं हो रहा है तब तक टाइमर रन कर रहा है, और जैसे ही फ्लैग 0 हुआ दैट मीन्स टाइमर हैज फिनिश्ड काउंटिंग अप टिल इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब मुझे कुछ काम करवाना है तो मैं करवा सकता हूँ। ऑल्टरनेटिवली हम इंटरप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरप्ट यूज कर रहे हो देन व्हेनेवर दिस फ्लैग चेंजेस आपका ISR कॉल हो जाएगा, तो उस केस में हमें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यह है बोथ द ऑप्शंस। यू कैन मॉनिटर द फ्लैग मैनुअली, आप खुद देख सकते हो, खुद मतलब यू कैन गिव एन इंस्ट्रक्शन टू मॉनिटर। जब तक फ्लैग 1 है दैट मीन्स टाइमर अपना काम कर रहा है, जैसे ही फ्लैग 0 हुआ मतलब टाइमर ने अपना मैक्सिमम वैल्यू रीच कर ली, एंड देन यू डू सम वर्क। और यू कैन यूज इंटरप्ट, जिससे फ्लैग जैसे ही आपका 0 आएगा व्हेनेवर इट विल रीच दिस वैल्यू, दैट इज टाइमर जब ओवरफ्लो हो रहा है, देन interrupt will be triggered and automatically the program is going to jump to ISR, और उसमें फिर आप अपना काम करवा सकते हैं। तो आई होप इंटरप्ट ISR फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंट्स भी अब काफी कर लिए। Then what we are going to do, we are going to stop the timer by putting 0 in the TCCR0। अगर मुझे टाइमर को स्टॉप करवाना है then I'm going to put 0 value in TCCR0 register। ये जो कंट्रोल रजिस्टर है उसमें मैंने 0 वैल्यू डाल दी। So when you do this, the clock source will get disconnected and timer counter will stop। So it will stop the operation of the timer, मतलब फिर से वो काउंट नहीं करेगा। Also what we need to do, we need to clear the T0 V0 flag, क्योंकि फ्लैग आपका 0 हो गया है। 0 होने का क्या मतलब है? टाइमर का काम खत्म हो चुका है, तो मैं इसको वापस 1 पे सेट करूंगा। दैट मीन्स टाइमर का काम हो चुका है। अब जब मैं फिर से रिस्टार्ट टाइमर करूं तो फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 1 रहेगी। दैट मीन्स टाइमर इज वर्किंग नॉर्मली, इसका काम खत्म नहीं हुआ है। वापस काम खत्म हो जाएगा देन इट विल अगेन go back to 0। So it is very important for the programmer to set its value back to 1 after the timer has finished its operation, क्योंकि अगर आप इसको वैल्यू को 1 सेट नहीं करोगे then it will still mean, यानी फ्लैग 0 है। फ्लैग 0 का क्या मतलब है? कि टाइमर का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, so that will be a wrong indication। So you have to make sure that manually whenever your timer overflows, जब फ्लैग 0
अपना आपने कुछ काम करवाया एंड देन यू सेट द फ्लैग बैक टू 1, जिससे टाइमर नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, नेक्स्ट काउंटिंग के लिए रेडी रहे। अगर आप 0 ही छोड़ दोगे देन इट विल नॉट बी एबल टू काउंट, क्योंकि फ्लैग 0 का मतलब क्या है कि इसका काम खत्म हो चुका है। ओके, एंड यू माइट गेट सम एरनियस रिजल्ट्स। काफी माइक्रो कंट्रोलर्स में ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी होता है कि जैसे ओवरफ्लो हुआ, ठीक है, फ्लैग आपका 1 से 0 हुआ, ये जो भी वैल्यू 0 से 1 हो रहा है, एंड देन इट ऑटोमेटिकली आफ्टर मे बी एन इंटरप्ट, जैसे ही ISR से आपका एग्जिट करेगा प्रोग्राम, देन ऑटोमेटिकली इट विल रीसेट योर फ्लैग, यानी अगर 1 इसकी नॉर्मल वैल्यू तो इसको 1 कर देगा। So it depends on microcontroller whether your flag is going to reset automatically or not. So you'll have to first go through the data sheet or the user guide of the particular microcontroller that you are using and check whether flag resetting is automatic or not. And then we return to the main function. अगर फिर से मुझे काम करवाना है टाइमर का, then again I am going to start from this step 2. ऑलराइट, अगर सेम रहेगी वैल्यूज तो कोई इशू नहीं है, सेम रहेगा, इट विल अगेन स्टार्ट काउंटिंग। अगर मुझे कुछ चेंज करवाना है तो मैं या तो TCR0 में चेंज करवा सकता हूँ या TCNT0 में, अगर मुझे कुछ वैल्यूज मॉडिफाई करनी है। मे बी आई कैन टेक इट 50 और 100, जिससे मेरा टाइमर सिर्फ 100 से 255 तक काउंट करे। ऑलराइट, so this is how the timer operation takes place in Atmega based microcontrollers. Coming to interrupts, interrupts हम लोगों ने extensively पढ़े हुए हैं, so let us quickly look at the type of the interrupts that AVR has और कैसे हम इनको configure कर सकते हैं। So interrupt का I think सबको process अभी पता है, we have done it in previous lectures. Whenever interrupt occurs, the program jumps to something called as ISR, interrupt subroutine or interrupt service routine, ठीक है। But in order for the interrupt to work, हमें कुछ settings करनी होती है। In some registers we have to enable either global interrupt, then जो interrupt मुझे use करना है वो मुझे enable करना होगा। So it's not that कि मैं out of the box अपना interrupt use कर सकता हूँ। So interrupts are usually disabled by default in all the microcontrollers and you need to enable them before you can use them, ठीक है। तो इनका हमें रजिस्टर्स पता होने चाहिए, जैसे हम लोगों ने 8051 में देखा था IE, इंटरप्ट एनेबल रजिस्टर। तो वी नीड टू नो द इंटरप्ट्स इन विच इंटरप्ट रजिस्टर्स इन विच वी कैन मॉडिफाई द सेटिंग्स फॉर इंटरप्ट्स। तो हमारे पास जो AVR माइक्रो कंट्रोलर में यू कैन सी यू हैव सेवरल इंटरप्ट्स। यू हैव 3 हार्डवेयर इंटरप्ट्स एट दीज पिन्स, INT0, INT1, INT2, जैसे 8051 में हमारे पास 0 और 1 था। Then you have interrupts related to timers, timer operation के लिए interrupt, जैसे मैंने अभी explain किया ऊपर, timer 0, you can generate interrupt also. Same way में UART के interrupt भी present है for serial communication, SPI का भी interrupt present होगा for serial communication and synchronous communication, ADC, EEPROM, analog comparator, I2C और 2-wire interface, ठीक है। तो ये भी एक सीरियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन ही है। I2C प्रोटोकॉल हमने पढ़ा है, जिसको हम TWI भी कहते हैं कभी कभार। That's a 2-wire interface because it uses 2 wires only, SDA and SCL. So all the different peripherals they can have their own interrupts और उनके interrupts डिपेंड करते हैं on their processing की, कब वो interrupt generate होगा, maybe when SPI finishes transmission or when SPI finishes receiving something। ट्रांसमीटर का एक अलग इंटरप्ट हो सकता है, रिसीवर का अलग इंटरप्ट हो सकता है। सेम गोस फॉर टाइमर्स, T0, T1, T2 सबके अलग इंटरप्ट्स हो सकते हैं। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द माइक्रो कंट्रोलर एंड जितने भी आजकल के एडवांस्ड और लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, जनरली सब में सबके मॉड्यूल्स के इंटरप्ट्स अवेलेबल रहते हैं। एवरी मॉड्यूल हैज 1 और मोर इंटरप्ट्स। यहाँ पर हम लोग अभी फोकस करेंगे इन पोर्ट पिन्स पे, जो हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं, यानी कोई पेरिफेरल से रिलेटेड नहीं है, दीज आर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स।
INT0, INT1 and INT2. ठीक है. So talking about these three interrupts, if I compare it with 8051 में हमारे पास IE रजिस्टर होता था और उसी रजिस्टर में हम सारा काम कर लेते थे. इन केस ऑफ ATmega 32 जो माइक्रो कंट्रोलर अभी हम स्टडी कर रहे हैं, in order to use interrupts we have something called as a GICR register. So we can disable or enable the external interrupts. मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ INT0 से INT2 की बात कर रहा हूँ. We can use GICR register. So you can see the last three bits are for INT0, INT1 and INT2, 7, 6 and 5. और अब तक आप लोगों को तो पता होगा कि सिंपली एवरीथिंग ये सारे रजिस्टर हैं, सेटिंग्स ही हैं. एवरी बिट की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है. So 0 will disable the interrupt and 1 is going to enable the interrupt. So by default ये 0 ही रहता है. That means all the interrupts, all these external hardware interrupts are disabled. अगर मुझे कोई भी इंटरप्ट एनेबल करना है, मैं इस पर्टिकुलर रजिस्टर में इन बिट्स की वैल्यू 1 कर सकता हूँ. So this is what is mentioned here. तो इसको आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है. You know it now. Only thing you need to remember is INT1, INT0, INT2. इस ऑर्डर में आपके इंटरप्ट्स हैं 7, 6, 5 में. We are not covering these bits because इसका कोई इंटरप्ट से रिलेशन नहीं है. That is why I am not going into the other bits. अब 8051 से अगर आप कंपेयर करो तो ये काफी सिमिलर है. वहां पे भी हमारे पास एनेबल और डिसेबल का ऑप्शन था कि मैं INT0, INT1 एनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ. बट मॉडर्न माइक्रो कंट्रोलर्स में यू हैव इवन मोर ऑप्शंस. यू आर नॉट ओनली लिमिटेड टू enabling और disabling the interrupt. So let us see और क्या options हमारे पास हैं और क्या registers हैं. So if you see here, मेरे पास एक और register है, that is MCUCR. Okay. Now this register can be used for defining a level trigger or edge trigger on external INT0 and INT1 pins. अब यहाँ पर देखो मेरे पास एक added functionality है कि मैं इंटरप्ट का ट्रिगरिंग लेवल भी डिसाइड कर सकता हूँ. वेदर आई नीड टू ट्रिगर द इंटरप्ट ऑन अ लेवल और आई नीड टू इंटरप्ट द और आई नीड टू ट्रिगर द इंटरप्ट ऑन एन एज. तो यहाँ पर दोनों मेरे पास ऑप्शंस है. 8051 में अगर आपको ध्यान हो हमारे पास सिर्फ लेवल ट्रिगरिंग थी. वी डिड नॉट हैव एज ट्रिगर. तो कभी कभार आप चाहते हो कि जैसे ही आपका 0 to 1 ट्रांजिशन हो, कंप्लीट 0 या कंप्लीट 1 नहीं, 0 to 1 transition or 1 to 0 transition edge पे, then the interrupt should get triggered. जैसे आपका स्विच हुआ, जैसे मैंने स्विच प्रेस किया, 0 से 1 हुआ या 1 से 0 हुआ, तो उसी मोमेंट पे आपका इंटरप्ट ट्रांजिशन इंटरप्ट ट्रिगर हो. अगर मैं स्विच प्रेस्ड रखूं कंटिन्यूअसली, मतलब लेवल मेरा बना रहे, तो इंटरप्ट पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज योर एज ट्रिगरिंग फंक्शनैलिटी. और अगर लेवल ट्रिगरिंग ही रखनी है, दैट इज इस पूरे पे आपको इंटरप्ट ट्रिगर करवाना है कि जब तक ये 1 है या जब तक ये 0 है तब तक इंटरप्ट ट्रिगर करता रहे, देन यू कैन यूज लेवल ट्रिगर. बट ऑब्वियसली एज ट्रिगरिंग इज अ मच बेटर वे. जनरली आपका जो जैसे स्विच बेस्ड होता है, सो दैट इज बेस्ड ऑन एज ट्रिगरिंग ओनली. जैसे ही मैंने स्विच प्रेस किया, 0 से 1 या 1 से 0 ट्रांजिशन हुआ, देन यू आर जनरेटिंग इंटरप्ट. इवन इफ द स्विच रिमेन्स प्रेस्ड, या स्विच को अगर मैंने छोड़ दिया है, तो इंटरप्ट तब ट्रिगर्ड नहीं रहेगा. इंटरप्ट सिर्फ एज पे ट्रिगर हो रहा है. सो दिस फंक्शनैलिटी इज अवेलेबल इन ATmega. It was not available in 8051. So you can see here you have interrupt sense control bits 01 and 00. दो बिट्स हमारे पास यहाँ पर है 01 and 00 that are for INT0 pin. So you can see here 00 अगर वैल्यू है मेरे पास, लो लेवल ऑन INT0 पिन जनरेट्स एन इंटरप्ट, यानी लो एज पे, लो लेवल पे आपका इंटरप्ट ट्रिगर हो रहा है. 01 पे एनी लॉजिकल चेंज ऑन द INT0 पिन जनरेट्स एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पर either 0 to 1 और 1 to 0 किसी भी कोई भी चेंज हुआ, then you are going to get an interrupt.
10 के लिए क्या है, द फॉलिंग एज डाउनवर्ड एज विल जनरेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। 11 के लिए क्या है, द राइजिंग एज इज गोइंग टू जनरेट द इंटरप्ट रिक्वेस्ट। सो बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन आप इनमें से, इन चारों में से कोई भी अपना फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, इट इज लो लेवल 0 0। अगर मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ इस रजिस्टर में तो बाय डिफॉल्ट इट इज लो लेवल। सो इट इज सिमिलर टू योर 8051 माइक्रो कंट्रोलर। इस लेवल पे ही इंटरप्ट आपका ट्रिगर होगा जब तक 0 रहेगा, लो लेवल। सो टू चेंज एंड और मॉडिफाइड टू एज ट्रिगरिंग आप इनमें इन कोई भी बिट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपकी जो 0 ISC 01 और 00 बिट्स हैं ये इंटरप्ट 0 के लिए हैं। फॉर इंटरप्ट 1 यू हैव ISC 11 एंड ISC 10। तो ये आपका INT 1 के लिए हो गया, ये आपका INT 0 के लिए हो गया। दोनों के फंक्शन सेम ही है। सो यू कैन सी हियर ISC 11 ISC 10 इंटरप्ट एंड कंट्रोल बिट्स फॉर डिफाइनिंग द interrupt triggering mechanism for int 1 pin। ठीक है, सो यू कैन सी ये बिल्कुल सेम है आपका लेवल, एनी लॉजिकल चेंज, फॉलिंग एंड राइजिंग एज, सेम बिट्स। तो आपको यही चार ध्यान रखने, किसी की एक के भी आप लर्न कर सकते हो एंड यू कैन इजीली replicate it for the other INT1 pin as well। नेक्स्ट हमारे पास एक और रजिस्टर है। सो इफ यू सी हियर we have another register called MCU control and status register, that is in the short form it is MCU CSR। तो ऊपर वाले रजिस्टर में हमारे पास INT0 और INT1 पिंस का कॉन्फ़िगरेशन था MCU CR रजिस्टर में, बट INT2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज इन दिस रजिस्टर MCU CSR। देयर इज दिस बिट ISC2 बिट, 6th बिट ऑफ दिस रजिस्टर जो कि इसके ट्रिगरिंग को कंट्रोल करती है। Now you see here INT2 is slightly different from INT0 and INT1। INT2 में मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, either it is your falling edge or rising edge। तो by default falling edge पे ट्रिगर होता है and change करते हैं तो ये rising edge। So you do not have any other option for interrupt 2। So you can see certain डिफरेंसेस। तो ये माइक्रो कंट्रोलर टू माइक्रो कंट्रोलर डिपेंड करेगा। यहाँ पर जैसे तीनों इंटरप्ट्स की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम नहीं है। INT0 INT1 सेम थे, बट INT2 इज स्लाइटली डिफरेंट in terms of triggering mechanism। Alright, so this is all about the interrupts in Atmega 32, which is an 8-bit microcontroller in AVR family। So in case of interrupts आपको interrupt पता होना चाहिए, what is interrupt, कितने इसके इंटरप्ट के सोर्सेज हैं, कितने हमारे पास एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट्स हैं जो कि किसी पेरिफेरल का इंटरप्ट नहीं है, इट इज एक्चुअली मल्टीप्लेक्स विद पोर्ट पिन INT0 INT1 INT2। in fact I would ask you all to just check it and write it in your notebooks yourself। जैसे हमारा P3.2 और P3.3 8051 में था, INT0 और INT1 से मल्टीप्लेक्स्ड या कनेक्टेड। सेम वे में you try to find out from the pin diagram of Atmega 32 INT0 INT1 and INT2 किस पोर्ट पिन से अटैच्ड है। ओके, सो दिस यू शुड नो। रजिस्टर वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। यू ओनली नीड टू नो द बिट्स दैट आर कंसर्न्ड विद इंटरप्ट्स, दैट्स इट। बाकी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस इन दिस केस इट इज 765। सेम वे में जो नेक्स्ट रजिस्टर है हमारा, जस्ट दीज 4 बिट्स एंड द डिस्क्रिप्शन, ये आपका आ सकता है इस इंटरप्ट के केसेस में। जनरल इंटरप्ट का क्वेश्चन आता है तो आप ये सारी चीजें थोड़ा बहुत लिख सकते हैं कि कितने इंटरप्ट्स हैं, क्या रजिस्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, क्या इनका ट्रिगरिंग मैकेनिज्म है, दैट्स इट।